गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे योजना। ये योजना जो है ना, ये अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में जो योजना छापती है, भारत सरकार इसको छापती है। तो हम लोग उसका डिटेल से देखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आज जो है ना 50% योजना यहाँ डिस्कस करते हैं। ये दिसंबर की योजना है। ये पूरे साल भर की योजना मैं दूंगा, या साल भर से ज़्यादा की भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इसकी, जिसमें आपको सारी योजना और कुरुक्षेत्र दोनों आपको एक साथ दिखेगा यहाँ पर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, ये पूरा योजना में ये जो है डोमिनेट करता है। तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले इसका बेसिक परिचय देखते हैं, इसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले दो प्रमुख बिंदु को हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अब तक विश्व में भर में 2.5 लाख समुद्री जातियों और वनस्पतियां पहचानी गई है। कितनी? 2.5 लाख। कितनी? 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख जो है समुद्री जातियां और वनस्पतियां पहचानी गई हैं। अनुमान के करीब 20 लाख समुद्री जैव प्रजातियां अभी पहचाने जानी हैं, यानी 20 लाख की और पहचान नहीं हो पाई है। जैसे उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गर्म, नम और पर्याप्त वर्षा वाली विषुवत रेखीय जलवायु की वजह से अनेक वनस्पतियां वाली हरी भरी जमीन है। यहाँ विश्व भर में दूसरी सबसे अधिक मूंगे की चट्टानें हैं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ों की पहचान नहीं हो पाई है, अभी पहचानी जानी बाकी है। बहुत जगह तो इंसान ही नहीं पहुँच पाए हैं। फिर देखते हैं जैव विविधता प्रकृति का पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत जैव विविधता है। इस क्षेत्र में हिमालय और इंडो बर्मी जैव विविधता के अनेक क्षेत्र हैं, जहां अनेक प्रकार के जीव और वनस्पतियां अपने प्राकृतिक परिवेश में मिलती हैं। देखिए, जैव विविधता को ही अंग्रेजी में ना बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अभी 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, तो ये बेसिक चीज़ है। इसको मैं उनको बताने में काफ़ी जोड़ा था, उन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा है, ये एक इशू है। लेकिन आप सब लोग जैसे कि मैच्योर हैं और यूपीएससी और बीपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप लोग को ये सब टर्म जो है वो मालूम होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 6 से लेकर 12 तक के बच्चों की जो क्लासेस है, जो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूं यहाँ अलग से। अब देखते हैं, पहला देखते हैं हम लोग प्राणी विविधता। प्राणी विविधता में देखेंगे परिचय, प्रमुख बिंदु, तटवर्ती और समुद्री जैव विविधता को, सरकारी प्राणी समूह यानी फौना को, स्थिति सर्वेक्षण को, फौना का दीर्घकालिक मॉनिटरिंग को, फौना की मैपिंग को, समुद्री चट्टानों की मरम्मत या जीर्णोद्धार से संबंधित मामले को, और बाद में निष्कर्ष को हम लोग। तो ये सब टॉपिक मैं बोल के बताता हूँ, और आप अगर लिख सकते हैं तो इसको लिख लीजिए, बेहतर है। तो देखिए, परिचय में हम लोग देखें तो विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत मुख्य रूप से दो जैव भू क्षेत्रों में स्थित है, जिनमें से पहली आर्कटिक जैव भू क्षेत्र यूरेशिया से अरब प्रायद्वीप के समशीतोष्ण भाग तक फैला है, और दूसरा इंडो मलायन जैव भू क्षेत्र है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश भाग और पूर्वी एशिया का एक छोटा सा भाग शामिल है। ठीक है, तो ये रहा बेसिक हमारा, देख रहे हैं परिचय में। इसी में थोड़ा परिचय को विस्तार देते हैं कि भारत में 3 बायोम है। ये बायोम धरती या समुद्र के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जलवायु अक्सर समान रहती है। इन बायोम के नाम है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट अर्थात उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट अर्थात उष्ण शुष्क और स्थायी वन क्षेत्र, तथा वार्म डेजर्ट सेमी डेजर्ट्स अर्थात उष्ण रेगिस्तान। तो ये जो है ना चीज़ जो हम लोग अभी देख रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में और रेगिस्तान के बारे में, ये एनसीईआरटी के 7th क्लास में अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है। अभी पीयूष था तो उसको भी इसको बताया था। अब पता नहीं उसने कितना ग्रैप्स किया, लेकिन देखिए बाद में यूपीएससी और कुरुक्षेत्र उन्हीं टर्म को उठा रहा है। अब हम प्रमुख बिंदु को देखते हैं। प्रमुख बिंदु में हम लोग देखते हैं कि इस प्रमुख बिंदु पर हम लोग आ चुके हैं कि भारतीय भूभाग को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, ZSI ही बोलूँगा मैं, कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने इस सभी जैव भौगोलिक क्षेत्रों के जीव संसाधनों का इस प्रकार वर्गीकरण किया है। जैसे हिमालय क्षेत्र में 30,377 प्रजातियाँ,
ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 3,324 प्रजातियाँ, द्वीप समूह में 11,009 प्रजातियाँ, पूर्वोत्तर में 18,572 प्रजातियाँ, रेगिस्तान में 3,346 प्रजातियाँ, अर्ध शुष्क वन क्षेत्रों में 7,424 प्रजातियाँ, तटवर्तीय क्षेत्रों में 11,833 प्रजातियाँ, पश्चिमी घाट में 17,099 प्रजातियाँ, गांगेय मैदानी क्षेत्र में 14,640 प्रजातियाँ और दक्कन पठार क्षेत्र में 15,539 प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रजाति कहाँ पर है और सबसे कम प्रजाति जो है वो कहाँ पर है। देखिए, ये वो प्रजातियाँ हैं जिसको ढूंढा गया है। अभी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिसको ढूंढी जानी बाकी है। इसी में प्रमुख बिंदु के ही दूसरे बिंदु को लेते हैं। जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए देश में 5.27% से अधिक के भौगोलिक क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिनमें से जीएसआई ने जीव समुदायों को पूरी तरह 120 संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 100 वर्ष से भी पहले 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेडएसआई देश के जैव संसाधनों और स्रोतों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से गठित किया गया था, जिसमें प्रोटोजोआ आदिम से मैमेलिया स्तनपायी तक सभी प्राणी शामिल रहेंगे। प्रोटोजोआ यानी कि बहुत छोटा होता है वो, और मैमेलिया यानी कि स्तनपायी, जिसमें कि अगर व्हेल को देखें तो काफ़ी बड़ा है। ये सब प्राणी उसमें शामिल है। इसी के आधार पर भारत सरकार ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैव विविधता और संरक्षण से जुड़े मामले में परामर्श भी दिया। जेडएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है और देश भर में इसके 16 प्रादेशिक केंद्र हैं, जिनके जरिए जेडएसआई द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संरक्षित क्षेत्रों में भारत प्राणी जगत फौना का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें ना इतना चीज़ है, मतलब ये समझ लीजिए कि पीटी के रिगार्डिंग यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, काफ़ी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस इसको ध्यान से आप सुन भी लीजिएगा ना 2-3 बार, तो भी काम हो जाएगा। जैसे देखिए, भारत सरकार ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम संशोधन कब किया? 1972 में किया। इसी तरह जो है कितने इसके प्रादेशिक केंद्र है? 16। मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं, अभी तक भारत में कुल 1,03,258 प्रजातियों का विवरण तैयार हो चुका है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देश में मौजूदा पशुओं की 2,841 नस्लें सुरक्षित घोषित की गई हैं ताकि उनका संरक्षण बेहतर ढंग से हो। अब हम लोग देखते हैं इसके प्राणी विविधता के प्रमुख बिंदु हम लोग देख चुके। अब देखते हैं तटवर्ती और समुद्री जैव विविधता को हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट्स को भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पेन ही यहीं पे रख देता हूँ मैं। हाँ, इसी क्षेत्र को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटवर्ती क्षेत्र है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार सबके द्वीपों का क्षेत्र मिला ले तटवर्ती क्षेत्र को, तो 7,516.6 किलोमीटर लंबा तटवर्ती क्षेत्र है भारत का। देश में कुल 23,17,000 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जो विश्व का 18वां सबसे बड़ा EEZ है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत समुद्री जैव विविधता के हिसाब से अग्रणी देशों में से है और यहाँ समुद्री प्राणियों की 20,444 प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा देश में ताज़ा पानी में रहने वाले 9,457 प्रजातियों, मुहानों में रहने वाली 3,939 प्रजातियों और मैंग्रोव कच्छ क्षेत्र में रहने वाली 5,747 प्रजातियों का विवरण दर्ज किया जा चुका है। भारतीय वन्य जीवों की कुल प्रजातियों में से 5,632 प्रजातियों IUCN लाल सूची, IUCN होता है ना, उसकी लाल सूची में विभिन्न श्रेणियों में शामिल की जा चुकी हैं, जिनका संरक्षण पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमने देखा तटवर्ती और समुद्री जैव विविधता के इशू को।
अब देखेंगे सरकारी प्राणी समूह यानी फौना को। सरकारी प्राणी समूह फौना को हम लोग देखें तो क्या देखते हैं कि जेडएसआई ने यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश की फौना संपदा का रिकॉर्ड तैयार करने में अनिवार्य वैज्ञानिक कार्य करने में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। विगत 107 वर्षों में जमीनी और समुद्री इकोसिस्टम क्षेत्रों, विशेषकर वन्य इकोसिस्टम, घास वाले इलाकों, तटवर्ती मैदानों और विविध तटवर्ती समुद्री इकोसिस्टम का पता लगाया गया है। इनमें समुद्री चट्टानों की प्रणालियां भी शामिल हैं। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फौना विविधता का विवरण प्रकाशित किया जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं स्थिति सर्वेक्षण को देखते हैं। स्थिति सर्वेक्षण को हम लोग देखें, फौना को स्थिति सर्वेक्षण को हम लोग देखें तो एक देखिए स्थितिक सर्वेक्षण में हम लोग क्या देखते हैं कि आर्थ्रोपोड, संधिपाद, हार्सशू क्रैब, केकड़े और रबर क्रैब, निडेरिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री चट्टानें और कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप की समुद्री चट्टानें, पश्चिमी घाट के जलचर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, विगर्स, निकोबार मेगापोड और काली गर्दन वाले सारस, गोल्डन लंगूर, खजूरिया, हुला गिबन जिसको हरलान बोलते हैं, हिमालयन कस्तूरी हिरन, हॉजन्स, केकड़े खाने वाले मैकेक मिलर, स्वैम्प हिरन, कुवियर, जंगली गधा, लेसन और हिमालय की नीली भेड़। साथ ही साथ जेडएसआई समुद्री कछुओं और अन्य लुप्तप्राय प्राणियों की दीर्घावधि मॉनिटरिंग भी करता है। हिमालय क्षेत्र में कम से कम 37 स्तनपायी प्राणियों की गैर आक्रामक प्रजातियां तकनीकों से पहचान की गई है। इस प्रकार जेडएसआई ने अरुणाचल मकाऊ, मैकाक मुंजला जनसंख्या प्रजाति और बर्किंग डियर यानी भौंकता हिरन, मटिया कुसुमुंडाक तथा चाइनीज पेंगोलिन प्रजातियों की ही पहचान की है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, प्री में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भौंकता हिरन कहाँ मिलता है, तो आप देखते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ? हिमालयी क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश साइड में। कौन सा हिरन? तो भौंकता हिरन। चलिए, तो इस तरह की कॉमन जो है ना वो आप इसको सुनेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। अब देखते हैं फौना का दीर्घकालिक मॉनिटरिंग। फौना की दीर्घकालीन मॉनिटरिंग को हम लोग देखें तो क्या देखते हैं कि दीर्घावधि पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल वेधशाला एलटीओ की साइटों में पर्यावरण और वन संरक्षण मंत्रालय की आर्थिक सहायता से जेडएसआई के द्वारा मॉनिटरिंग आर्थ्रोपोड लागू किया जा रहा है। जेडएसआई ने हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन और आजीविकास में सुधार की परियोजना के तहत जैव विविधता कॉरिडोर बेसलाइन सर्वेक्षण और संभावना आकलन की प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है। अब देखते हैं फॉरेंसिक न्यायिक अध्ययन। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वन्य प्राणी केस हल करने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहायता के लिए जेडएसआई को फॉरेंसिक लेबोरेटरी यानी न्यायिक प्रयोगशाला का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं फौना की दीर्घकालीन मॉनिटरिंग को हम लोगों ने देखा अभी। अब देखते हैं फौना की मैपिंग को। फौना की मैपिंग को हम लोग देखें तो राज्यों के वन विभागों के सहयोग से हिमाचल क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बायोलॉजिकल यानी जैविक कॉरिडोर, लैंडस्केप बदलाव विश्लेषण और जलवायु परिवर्तन जोखिम मॉडलिंग के लिए अनेक भूस्थानिक जियोस्पैटियल अध्ययन भी जेडएसआई ने शुरू किए हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंटर के सहयोग से मोबाइल एप्लीकेशन और भारत सरकार की वेबसाइट विकसित की गई है, जिनके माध्यम से भारत के संरक्षित क्षेत्रों के विविध पशुओं के बारे में विशिष्ट जानकारी एकत्र की जा सके। भारतीय हिमालय क्षेत्र के लुप्तप्राय वर्टिब्रेट्स रीढ़ वाले जानवरों के बारे में भूस्थानिक डेटाबेस तैयार किया गया है। यह डेटाबेस हिमालय क्षेत्र के वन्य प्राणियों की प्रजातियों के गुणों और उनकी विविधता को समझने में उपयोगी रहेगा। ठीक है, यहाँ हमने देखा। अब देखते हैं समुद्री चट्टानों की मरम्मत या जीर्णोद्धार। तो लगभग 1050 वर्ग मीटर क्षेत्र की टूटी फूटी समुद्री चट्टानों की एक्रोपोडिडे वंश की मूंगा चट्टानों की शाखाएं जोड़कर मरम्मत की गई हैं। एक्रोपोडिडे
मूंगा चट्टानें समूचे विश्व की श्रेष्ठ और प्रमुख चट्टानें में से है। इस समय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए कच्छ की खाड़ी में मूंगा कोरल चट्टानों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जेडएसआई के अनुसंधान निष्कर्षों के परिणाम वैज्ञानिक प्रकाशनों दस्तावेजों के रूप में प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें भारत के फौना के बारे में टैक्सोनॉमिक जानकारी में काफ़ी वृद्धि होगी। जेडएसआई ने भारत सरकार के वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन में योगदान किया है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और राष्ट्रीय स्तर पर फौना विविधता से संबद्ध मामलों में परामर्श दिया है, जिनमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ESZ, वेटलैंड संरक्षण, वन्यजीव प्राणी अपराधी की रोकथाम, महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विदेश और आक्रामक प्रजातियों के बारे में कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को दिए परामर्श प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो यहाँ देखते हैं पहला टॉपिक हमारा जो है लगभग ख़त्म होता है, तो इसके निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष को देखें हम लोग तो जेडएसआई भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को भी सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिनमें जल शक्ति मंत्रालय को वेटलैंड डेटा और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन मंत्रालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की डॉल्फिन परियोजना के लिए उत्तम प्रजातियों की मछलियों के बारे में जानकारी देना, डॉल्फिन अध्ययन और राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन के लिए फौना विविधता के इनपुट उपलब्ध कराना शामिल है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये सब कहाँ है, दिसंबर योजना 2020 में ये छपा है। हिंदी और अंग्रेजी को मिला के हमने इसका जिस्ट तैयार किया है, तो उस जिस्ट का हिस्सा है। हम लोग इसी में अगला देखते हैं भूवैज्ञानिक अन्वेषण को। तो भूवैज्ञानिक अन्वेषण का जैसे कि हम लोग पहले देखते हैं परिचय में हम लोग क्या देखते हैं इस परिचय में कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI 1851 में अपनी स्थापना के बाद से देश में खनिज अन्वेषण में शामिल प्रमुख भूविज्ञान संगठन है। GSI की स्थापना के दौरान मुख्य अधिदेश देश का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए विशेष उद्देश्य के साथ देश के विशिष्ट भागों में अन्वेषण करना था। GSI एक क्षेत्र मिशन हाइब्रिड मैट्रिक्स के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें प्रशासनिक कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले भौगोलिक रूप से वितरित 6 क्षेत्र और प्रमुखता वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न गतिविधि डोमेन नामित 5 मिशन शामिल हैं। अब हम लोग देखते हैं मिशन 1 को देखते हैं, जिसमें है कि बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, नेशनल मिनरल, ये है हमारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल मिनरल क्या बोलेंगे इसको, और लास्ट में तो पॉलिसी होगा ही NMEP में। NMEP को देखेंगे, NMEP तो नेशनल मिनरल, और ई का तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता दूंगा, ये तो पॉलिसी होगा, है ना। तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। 2016 इस बात पर जोर देती है कि देश में खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए उच्चतम मानकों के पूर्व प्रतिस्पर्धी आधार रेखा, भूवैज्ञानिक डेटा का अधिग्रहण तथा प्रसार, भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी का निर्माण और गहरे समाये छिपे हुए खनिज भंडार जांच के लिए एक विशेष पहल प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। GSI राष्ट्रव्यापी आधारभूत भूविज्ञान डेटा जुटा रहा है। उदाहरण के लिए भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, भूभौतिकीय और वायु भूभौतिकीय डेटा एकत्र किया जा रहा है, जो खनिज अन्वेषण गतिविधियों की योजना बनाने के लिए सर्वोपरि है। GSI ने भूगर्भ रूप में देश के मानचित्रण करने योग्य 99.15% हिस्से को 1,50,000 के पैमाने पर मैप किया है। तो देखिए इसको मैप किया है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में GSI राष्ट्रीय भू रासायनिक मानचित्रण, NGCM राष्ट्रीय भूभौतिकी मानचित्रण, NGPM राष्ट्रीय वायु भूभौतिकीय मानचित्रण, NAGMP और विशिष्ट विषयगत मानचित्रण STM कार्यक्रम जैसे अखिल भारतीय मानचित्रण परियोजना चला रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के पूर्वानुमान के लिए
नए लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान और मौलिक भू वैज्ञानिक समस्याओं के साथ साथ भू सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित करता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एनजीएमपी के माध्यम से लगभग 2.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है और आगे की खोज के लिए कई संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन। मिशन 2 में देखते हैं प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन। इसको हम लोग देखें तो जीएसआई विभिन्न खनिज वस्तुओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से यूएनएफसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए एक टोही सर्वेक्षण यानी G4, प्रारंभिक अन्वेषण G3 और सामान्य अन्वेषण G2 करता है। 2015 में खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम में संशोधन के बाद से जीएसआई ने सोना, बेस मेटल, लोहा, मैग्नीज, ठीक है, इन सब को हम लोग देखें कि सोना, मैग्नीज और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे चूना पत्थर आदि जैसे विभिन्न खनिजों वस्तुओं पर G2, G3 रिपोर्ट वाले 179 संसाधन खनिज रियायतों की नीलामी के लिए आवंटित राज्य सरकारों को सौंपे हैं। इसके अलावा खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जीएसआई ने हाल ही में संबंधित राज्य सरकारों को खनिज सामग्री के साक्ष्य संशोधन नियम 2021, संशोधित एमडीआर अधिनियम 2021 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समग्र लाइसेंस के रूप में नीलामी के लिए 252 भू वैज्ञानिक ज्ञापन सौंपे हैं। इसी में देखते हैं इसके अलावा खनिज क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जीएसआई ने हाल ही में संबंधित राज्य सरकारों को खनिज सामग्री के साक्ष्य संशोधन नियम 2021, संशोधित एमडीआर अधिनियम 2021 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समग्र लाइसेंस के रूप में नीलामी के लिए 252 भू वैज्ञानिक ज्ञापन सौंपे हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2015 में एमडीआर अधिनियम में संशोधन के बाद से जीएसआई द्वारा विभिन्न खनिजों वस्तुओं पर विकसित लगभग 40 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। तो ये सब हमने देखा प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन 2 में हमने इसको देखा। अब देखते हैं मिशन 3 में देखते हैं जैसे भू सूचना विज्ञान। तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि भू सूचना विज्ञान को हम लोग देखें मिशन 3 में तो जीएसआई ने भूकोश के माध्यम से संबंधित हितधारकों के उपयोग के लिए बहुविषयक भूवैज्ञानिक जानकारी को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए मौजूदा नीतियों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जीएसआई का पोर्टल ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम OCBIS लागू किया है। जीएसआई के अन्वेषण कवरेज को सुविधाजनक बनाने, तेज करने और बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों द्वारा एकत्र किए गए अन्वेषण से संबंधित भूवैज्ञानिक डेटा के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी NGDR की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। NGDR के क्रियान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जीएसआई और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAG-N के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब लास्ट हमारा देखते हैं, ये हमारा जो है मिशन 4 देखते हैं मौलिक और बहुविषयक भूविज्ञान और विशेष अध्ययन। देखिए अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो परेशान नहीं होना है। मैं टेलीग्राम ग्रुप है ना, वो है अपना भी एग्जिस्ट करता है, तो उसमें मैं इसके जो है ना PDF भी डालने की कोशिश करूँगा इसकी, है ना। पक्का नहीं कहता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में। देखिए आसानी से तो अधिकारी कोई बनता नहीं है, तो थोड़ा डीप में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए मिशन 4 मौलिक और बहुविषयक भूविज्ञान और विशेष अध्ययन, इसमें देखें तो BSI ये इस टॉपिक पे हम लोग हैं। तो जीएसआई दशकों से भूवैज्ञानिक कार्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से शामिल रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक कारणों में योगदान करना है, जिनमें भूस्खलन अध्ययन, भूगर्भीय भूकंपीय अध्ययन, इंजीनियरिंग भूविज्ञान, भूतकनीक अध्ययन, पर्यावरण भूविज्ञान, जलवायु अध्ययन, हिमनद तथा ध्रुवीय अध्ययन और मौलिक भूविज्ञान अनुसंधान शामिल है। जीएसआई 2004 से देश में भूस्खलन के खतरे के अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय भूस्खलन सुहार्दता मानचित्रण NLSM केंद्र शासित प्रदेशों में के हिस्से में फैले
4.3 लाख वर्ग किलोमीटर भूस्खलन प्रवण क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में 1:50,000 पैमाने पर एक निर्बाध भूस्खलन स्वग्राह्यता मानचित्र तैयार किया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद NERC के तहत ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण BGS के सहयोग से ब्रिटेन द्वारा वित्त पोषित बहुसंघ लैंडस्लिप परियोजना GSI 2017 से वर्षा सीमा के आधार पर एक प्रायोगिक क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली LEWS विकसित करने में लगी हुई है। 2020 के मानसून के बाद से GSI ने 2 पायलट क्षेत्रों दार्जिलिंग जिला पश्चिमी बंगाल और नीलगिरी जिला तमिलनाडु में जिला प्रशासन को मानसून के दौरान दैनिक भूस्खलन पूर्वानुमान बुलेटिन जारी करना शुरू किया है। 2014 से 18 के दौरान GSI ने भारत भर में 10 विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों जैसे ईटानगर, मंगन, अगरतला, जम्मू, नागपुर, लखनऊ, जयपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम और छोटा अंडमान में अति आधुनिक अस्थायी सीस्मोजियोडेडिक वेधशालाएं स्थापित की है। भारत में क्रिस्टल मूवमेंट मॉनिटरिंग नेटवर्क के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाला एक अस्थायी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से GSI ने जम्मू, अगरतला, ईटानगर, मंगन, नागपुर, लखनऊ, हटवे, जबलपुर, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, पुणे, देहरादून, गांधीनगर, रायपुर, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना भी इसमें शामिल है। भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, शिलोंग, आइजोल, इम्फाल, जावर, फरीदाबाद, मैंगलोर, चित्रदुर्ग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, कुजू, सिलीगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर, रंगत और दिगलीपुर में 35 अस्थायी GNSS स्टेशन स्थापित किए हैं। इन सभी स्टेशनों को भारत के भूकंप सेटअप के आधार पर स्थापित किया गया में शामिल होते हैं। ये सब शामिल है इसमें। तो देखिए, भले आपको भाषा कैसी भी लगी हो, तो ये क्या है, जो कुरुक्षेत्र छपता है ना, तो उसमें बड़े लोग जो बनाते हैं उनकी भाषा है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे क्लासरूम कोर्स में जो बच्चे हैं, इनको तो मैं हर चीज़ को ब्रेक करके बताऊंगा, मतलब बहुत तोड़ के। लेकिन चूंकि ये संभव नहीं हो पाता है, तो इन फ्यूचर में मेरी कोशिश रहेगी कि इन्हीं सब को और आसान तरीके से बताया जाए, ताकि आम आदमी भी इसको समझ सके। अब हम लोग अगला टॉपिक को लेते हैं, महासागरों के जीवों और संसाधनों को सहेजना आवश्यक। इसके परिचय को सबसे पहले देखें। ये हमारा तीसरा टॉपिक है और इससे हमारा आधा जो है ना कुरुक्षेत्र जो है, आधा जो योजना है वो हमारा जो है वो लगभग हो जाएगा। फिर कुरुक्षेत्र को भी देखेंगे। तो देखिए, परिचय को देखते हैं पहले। समुद्र सतह से नीचे लगभग 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जिसे सनलाइट या एपिपेलाजिक जोन कहते हैं। समुद्र सतह से 200 मीटर के बाद और 1000 मीटर के बीच सूर्य की बेहद मध्यम रोशनी पहुंच पाती है, इसलिए इसे ट्विलाइट या मिड वाटर जोन या मेजोपोलॉजिक जोन कहते हैं। मिड वाटर जोन में के नीचे समुद्र की अतल गहराई आती है, यानी कि 1000 से लेकर 4000 मीटर तक की गहराई। इसे मध्य रात्रि यानी मिडनाइट या पेलाजिक जोन कहते हैं, जहाँ के जीव जैव संदीप्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं। यहाँ पानी का दबाव अत्यधिक रहता है। यहाँ पर औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। तो ये हमने देखा। अब इसके प्रमुख बिंदु पर अगर हम ध्यान दें तो क्या देखते हैं कि समुद्र में 4000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई वाले हिस्से को एबिसल जोन या समुद्र गर्भ कहते हैं। यहाँ नितांत अंधेरा और तापमान बहुत कम, लगभग हिमांक के बराबर होता है और गहराई में गिने हुए जीव ही पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा स्क्विड जैसे अकशेरुकी जीव मिलते हैं। एबिसल जोन के नीचे समुद्र की तली होती है। जापान के मरियाना ट्रेंच में दुनिया के सबसे गहरे समुद्र का बिंदु पाया जाता है, जो समुद्र सतह से लगभग 11000 मीटर गहरा है। यहाँ मौजूद पानी का तापमान हर समय हिमांक से अधिक रहता है और दबाव कल्पना से परे। यहाँ टेलीस्कोप, ऑक्टोपस, स्नेलफिश और एमीफाइड जैसे अकशेरुकी प्राणी अपना गुजर बसर करते हैं। दबाव का उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है इसलिए। और भी चीज़ें, हिमालय को भी अगर इस जगह पे रख दिया जाए तो पूरा हिमालय डूब जाएगा। कहाँ 8848 मीटर हिमालय की ऊंचाई है और कहाँ 11000 मीटर, फिर भी 3 किलोमीटर का क्षेत्र हमारा खाली रह जाएगा।
अब देखते हैं महासागर को समझने और इसके संरक्षण हेतु भारत के नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान। इसको देखें हम लोग तो आरवी सिंधु साधना हिंद महासागर पर केंद्रित वैज्ञानिक अनुसंधान। तो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CMIR की गोवा स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO गोवा स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO 1966 से समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है। महासागर और उसमें रहने वाले जीवों सहित उसके भीतर मौजूद खनिज के बारे में NIO निरंतर शोधरत है। पिछले वर्ष इस प्रयोगशाला की एक महत्वपूर्ण परियोजना ने हिंद महासागर में अनुसंधान कार्य को संपन्न किया, जिसका नाम है आरवी सिंधु साधना। आरवी सिंधु साधना का संबंध किससे है, ये कई बार प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको आराम से इसको समझ जाएंगे। समुद्री सूक्ष्मजीवों की जीन मैपिंग पहला मुख्य उद्देश्य था। हिंद महासागर की जीनोमिक एवं प्रोटियोमिक विविधता का मानचित्रण करना। जीव विज्ञान की इस अध्ययन शाखा को प्रोटियोमिक्स कहते हैं और इस अध्ययन शाखा में जीवों के शरीर में होने वो इन तमाम कोशिकीय जैव रासायनिक परिवर्तनों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और ट्रेस धातुओं एवं पोषण तत्वों के तनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं ट्रेस धातुओं का अध्ययन, है ना। ट्रेस धातुओं का अध्ययन को हम लोग देखें तो ट्रेस धातुएं मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, निकिल, कॉपर, जिंक महासागरों में पाई जाती है और जीवों की वृद्धि में सहायक होती है। आरवी सिंधु साधना अभियान का दूसरा मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर के अल्प ज्ञात क्षेत्रों में मौजूद ट्रेस साधनों से जुड़ी नवीन जानकारी का पता लगाना। महासागरों की जीनोमिक विविधता और ट्रेस धातुओं के अध्ययन के लिए आरवी सिंधु साधना का यह 90 दिनों का समुद्री अनुसंधान अभियान संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु साधना की समुद्री प्रयोगशाला का विकास। इसमें हम लोग देखें कि CSIR NIO ने भारत के प्रथम बहु अध्ययन शाखाओं वाले समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आरवी गवेषणी को साल 1976 में प्राप्त किया था। 18 वर्षों की सराहनीय सेवा के बाद 1994 में इस अनुसंधान पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके बाद सागर सुक्ति नामक एक दूसरे समुद्री अनुसंधान पोत का अधिग्रहण किया गया। 2012 में NIO ने एक नए स्वदेश निर्मित समुद्री अनुसंधान पोत आरवी सिंधु साधना का अधिग्रहण किया, जो न सिर्फ भारत के समीपवर्ती समुद्री बल्कि हिंद महासागर के किसी भी हिस्से में समुद्री अनुसंधान के लिए भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों को सक्षम बनाता है। जुलाई 2014 में तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने मोर्मुगोआ बंदरगाह गोवा से यह पहला स्वदेशी समुद्री अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया था। अब देखते हैं डीप ओशन मिशन को, है ना। डीप ओशन मिशन को भी हम लोग देख लेते हैं क्या है डीप ओशन मिशन। देखिए 2 ही टॉपिक्स बचते हैं, ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, है ना। एक है डीप ओशन मिशन और समुद्रयान वाला इशू है। तो देखिए गहन महासागर के लगभग 95% हिस्से को मनुष्य अभी जान नहीं पाया है। भाई 5% हिस्सा ही मनुष्य जानता है। भारत की करीब 30% मानव आबादी समुद्र तटीय इलाकों में रहती है, इसलिए समुद्र इस आबादी के लिए जीविका का एक मुख्य स्रोत है। समुद्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास हेतु समुद्र विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है। समुद्र के मामले में भारत की स्थिति विश्व में अद्वितीय है। भारत का 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा पर 9 समुद्र तटीय राज्य और 1382 द्वीप बसते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। डीप ओशन मिशन के मुख्य तौर पर 6 अवयव हैं। गहन समुद्र के अन्वेषण और समानव पनडुब्बी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास, समुद्र जलवायु परिवर्तन परामर्शदात्री सेवाओं का विकास, गहन समुद्री जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार, गहन समुद्री सर्वेक्षण और खोज,
समुद्र से ऊर्जा और स्वच्छ पानी की प्राप्ति, समुद्र जीव विज्ञान के लिए अत्याधुनिक समुद्री केंद्र। तो अब हम लोग देखते हैं समुद्रयान को। तो गहरे समुद्र के अध्ययन के लिए भारत की पहली समानव पनडुब्बी, या समानव यानी कि आदमी के साथ पनडुब्बी पहली, तो कैसे चली है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं समुद्रयान, ठीक है। तो गहरे समुद्र के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए गहरे समुद्री जीवों, खनिजों और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की टोह लेने के उद्देश्य से भारत ने समुद्रयान नामक समुद्री अभियान को प्रारंभ किया है। इस अनोखी टोही समुद्री पनडुब्बी समुद्रयान को अक्टूबर 2021 में लोकार्पित किया गया था। समुद्रयान के विकास के बाद भारत अब गहरे समुद्र के भीतर वैज्ञानिक खोज के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया के खास समूह का सदस्य बन गया है। इस समूह के अन्य प्रमुख देशों में सम्मिलित हैं अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन। चलिए अब हम लोग जो है ना, अब निष्कर्ष पे आते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष को हम लोग देखें तो समुद्र तटीय इलाकों में बढ़ते मानव आबादी, पर्यटन, औद्योगिक रसायनों के स्राव, प्रदूषण जैसी गतिविधियों डेड जोन बनाने में मदद कर रही हैं। समुद्र और उसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए इन मानवीय गतिविधियों को बंद करना बेहद ज़रूरी है। हमें समुद्र और इसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। तो ये हमारा निष्कर्ष था, हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो था ना, ये योजना का जिस्ट था, ये 2 पार्ट में आएगा दिसंबर का। ये हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, पार्ट 2 मैं आराम से डिस्कस करूँगा, उससे दिसंबर का हो जाएगा तो नवंबर। इस तरह से हम लोग पीछे एक अलग ही प्लेलिस्ट में ये सारा योजना रखा होगा। जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वही देखें। इसका जो PDF है मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़ते हैं तो प्री के और मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से आराम से क्लियर हो जाएंगे। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको धैर्य से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।